हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल और आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने वाले हैं जो है चैप्टर 8। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। एक बहुत बहुत इसके टेरेन्स और इसके जो लैंड मास है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से जो इंडिया एक यूनिक नेस के साथ आती है, ये एक यूनिक क्लाइमेट के साथ आती है और उसी हिसाब से हमारा वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी डिसाइड होते हैं। तो जैसे आपने कभी न्यूज़पेपर और टीवी में देखा होगा कि अक्सर न्यूज़ एंकर्स जो होते हैं वो वेदर की बात करते हैं। तो ये वेदर क्या होता है? ये वेदर जो होते हैं डे टू डे चेंजेस के बारे में बात करते जाते हैं कि जो ये चेंजेस अकर होते हैं। कभी हमारे पास लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है, जिसकी वजह से जो उस एरिया का स्पेसिफिक एरिया का डे टू डे वेरिएशन हो सकता है। जो वेदर वेदर का, तो उससे कभी कभी आपको बहुत एक्सट्रीम हीट देखने को मिलेगी, कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। बट इसी के साथ एक और टर्म आपने कभी सुना होगा किसी को बोलते हुए, क्लाइमेट के बारे में। तो ये बेसिकली क्लाइमेट है क्या? तो ये जो वेदर का जो एक्यूमुलेशन है, वेदर के डाटा का जो एक्यूमुलेशन है, वो लॉन्ग टर्म तक हम अचीव करते हैं। लॉन्ग टर्म तक हम उसे बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं और उस हिसाब से हम एक पर्टिकुलर एरिया का हम बताते हैं कि इसका क्लाइमेट कैसा है। जैसे कि अगर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में हम बोलेंगे कि यहाँ ये हॉट क्लाइमेट जोन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और वैसे फिर हम देखिए कि असम की बात करेंगे, तो ये बोलेंगे ये रेनी क्लाइमेट है वहां पर। तो वैसे हम ये क्लाइमेट अचीव करते हैं, ये हम तब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जब हम बहुत सालों तक के वेदर को हम बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। तो मैंने आपको इस शुरुआत में कहा था कि इंडिया एक बहुत यूनिक कंट्री है। क्यों? आज मैं बताता हूँ इसके रीजन क्या है। क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके पास जो चार वेदर है उसको देखने के हमारे पास सौभाग्य मिला है। हमें वो अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम ये चार वेदर्स को एंटरटेन कर सकते हैं, ये चार वेदर को महसूस कर सकते हैं। तो सब एक कोल्ड वेदर होगा जो दिसंबर टू फरवरी में देखा जाएगा, जैसे आपको पता है। हॉट वेदर होगा जो मार्च टू मई होगा। और साउथ वेस्ट मानसून रेनी सीजन होता है, जब जिसे हम मॉनसून बोलते हैं, और ये मूसलाधार बारिश होती है। ये जून से सितंबर में होगा। लेकिन इसके बाद एक और भी बारिश होती है जो बहुत कम स्टेट्स को महसूस होती है, बहुत कम स्टेट्स को मिलती है। वो होती है एक रिट्रीट मानसून। जब ये जो मानसून के जो क्लाउड्स है तो वो रिट्रीट करते हैं, वापस उस जगह जाते हैं जहां से वो आए हैं। तो उसकी वजह से जो तमिलनाडु और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कुछ रीजन है वहां पर रिट्रीटिंग मानसून भी देखा जाता है। तो इसलिए कभी आप देखेंगे कि जो चेन्नई का ये इलाका है वहां पर आपको चेन्नई के इलाके में आपको दिसंबर के महीने में भी, नवंबर के महीने में आपको जो बारिश है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा यूनिकनेस आ जाती है। बाकी और किसी स्टेट में आपको मानसून देखने को, रिट्रीटिंग मानसून का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के रीजन में यहाँ पर आपको रिट्रीटिंग मानसून का इफेक्ट देखने को अच्छा खासा मिल जाता है, जिसकी वजह से जो बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है, ये जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है, यहाँ पर बहुत लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से यहाँ जो विंड्स है तो वो इस तरफ से फ्लो कर रहे होते हैं। तो ये जो एरिया होता है, ये ईएस बेल्ट में ये पूरा रिट्रीटिंग मानसून कहलाता है। तो जैसे कि आप मैंने बताया आपको कि पहला जो हमारा वेदर है वो कोल्ड वेदर है, जो विंटर हम कहते हैं। हमें वेकेशन मिलती है विंटर की, एग्जैक्टली वही वेदर है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सनरेज होते हैं वो डायरेक्टली फॉल नहीं होते हैं हमारे अर्थ, हमारे जो रीजन है वहां पर डायरेक्टली फॉल नहीं होते। तो क्या आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया होगा, जो अर्थ है वो अपने जो एक्सिस है उससे 23 डिग्री पे झुका हुआ है। तो इसकी वजह से आप मान लीजिए कि ये सन है, में सन है और हमारा अर्थ कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ अर्थ यहाँ पड़ रहा है। तो जो इसका डायरेक्ट रेज होंगे वो अर्थ पे नहीं आ रहे, वो एक स्लैंट रेज आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो बहुत ज्यादा हीट एक्लुमुलेशन हो हमारे एरिया पे वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत टेम्परेचर हम रिड्यूस टेम्परेचर फील करते हैं। और ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का जो रीजन होता है वो सनरेज से और भी दूर पे पड़ जाता है। वेयर साउथ
इंडिया का रीजन जो है वो सनराइज के फिर भी पास में पड़ता है, इसलिए साउथ इंडिया में आपको कम ठंड देखने को नहीं, कम में विंटर देखने को मिलेगा, लेकिन वेराज नॉर्थ इंडिया में आपको ज्यादा विंटर देखने को मिलेगा। अब मैं बताऊं आपको सेकेंड वेदर। जो ये वेदर बहुत लोगों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इसमें हमें मिलते हैं आम। आम मतलब मैंगो, मैंगो खाने को मिलते हैं, इसलिए ये हॉट वेदर बहुत लोगों का खास होता है। तो अब देखिए कि वो जो हॉट वेदर होता है, जो सेम चीज मैंने आपको समझाया कि जब ये हॉट वेदर आएगा तो जो अर्थ होगा, और अर्थ में हमारा जो इंडिया का पोजीशन होगा, वो ऐसा होगा कि जो सन के जो रेज है, जो सन के रेज है वो इंडिया पे डायरेक्टली फॉल करेंगे। ये मान लीजिए अर्थ है, और जो हमारा इंडिया का रीजन है, यहाँ पर सन के जो रेज है ये डायरेक्टली फॉल करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। करीबन करीबन 50 डिग्री सेल्सियस तक भी देखा गया है राजस्थान में। ये रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर होता है, ये 50 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा गर्म माना जाता है। तो इसका भी ये जो रीजन है, जो नॉर्थ इंडिया का रीजन है, वो इस टाइम पे बहुत एक्सट्रीम हॉट हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया का रीजन होता है उस पे सन के रेज डायरेक्टली पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट हो जाता है। वेरा साउथ इंडिया का रीजन फिर वो हल्के से स्लैंट रेज पे पड़ता है, जिसकी वजह से उसमें ज्यादा हम हीट नहीं देख सकते, उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है साउथ इंडिया में, लेकिन वेरा कंपेरेटिवली दोनों जगह काफी गर्मी होती है। तो यहाँ पर एक चीज होता है कि जो लू होती है, वो लू बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होती है। कभी कभी इसे हीट स्ट्रोक भी कहा जाता है, और इसकी वजह से लोगों की जान भी जाती है। तो ये लू होते क्या है? ये हॉट एंड ड्राई विंड्स होते हैं, इसमें कोई भी ह्यूमिडिटी, कोई भी मॉइस्चर नहीं होता। ये ड्राई विंड्स होते हैं। जब हम इस ड्राई विंड्स और ये हॉट विंड्स को हम जब इनहेल करते रहते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें जो अंदर हमारे पास जो वाटर कंटेंट है वो भी सूखने लगता है, जिसकी वजह से कभी कभी मौत हो जाती है। कभी कभी इसमें जो डेथ सिनेरियो देखा गया है, तो इसलिए लू में थोड़ा सा देख परख के बचेगा। तो अब जो मैंने बताया आपको, जो रेनी सीजन होता है, ये मेडागास्कर जो आइलैंड है वहां से ये जो बेल्ट स्टार्ट होता है, वहां से ये विंड स्टार्ट होते हैं, जिससे ये केरला में सबसे पहले पहुंचते हैं 1 जून को। 1 जून को केरला में सबसे पहले बारिश होती है, और इससे फिर पूरे इंडिया में, तो मैं आपको मैप बना के दिखा दूं। ये केरला के रीजन में सबसे पहले ये विंड्स पहुंचते हैं, उसके बाद फिर ये साउथ इंडिया के रीजन्स को कवर करते हैं। उसके बाद जाके ये विंड्स दो दो जो भाग होता है, जो पार्ट होता है, उसमें डिवाइड हो जाते हैं। ये एक आउट ऑफ द सिलेबस मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पर जो प्लेट्यूज है, जो ये प्लेट्यूज है, इस प्लेट्यूज की वजह से कुछ विंड्स ऐसे चले जाते हैं, और कुछ विंड्स ऐसे चले जाते हैं। तो इसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट होता है, आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में फिर यहाँ पर हिमालयज है। हिमालय की वजह से जो विंड्स होते हैं, ये उधर उस हिमालय को पार नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट एरिया होता है वहां पर बहुत ज्यादा हमेशा बारिश देखी गई है। क्योंकि आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो चेरापूंजी में होती थी, लेकिन जो अपडेटेड रिकॉर्ड्स देखे गए उससे मौसंग्राम में सबसे ज्यादा बारिश होता है। तो इसकी वजह से जो ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यहाँ पर हमेशा क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती हुई मिलेगी। और ये जो क्लाउड्स है, ये हिमालय की हाइट की वजह से चाइना की तरफ नहीं जा पाते, इसलिए ये यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश आपको हमेशा मिलेगा। और उसी की वजह से जो दूसरा पार्ट, जो मॉनसून क्लाउड्स का, मॉनसून विंड्स का जो डिवाइड होके जाता है नॉर्थ इंडिया की तरफ, वहां पर आपको हल्की फुल्की बारिश वहां पर देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर, वो हमेशा ये पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर इस विंड्स पे ही डिपेंड करता है। तो जो जो फर्टाइल एरिया बेल्ट है, जो गंगा का फर्टाइल एरिया बेल्ट है, जो यूपी बिहार का फर्टाइल एरिया बेल्ट है, उस पे बहुत टाइम पे और अच्छी बारिश होने की जरूरत होती है अच्छे क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए। तो इसलिए मानसून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज इकोनॉमिक एंड एज वेल एज आर टेम्परेचर सेक्शन की वजह से।
फिर हम देखते हैं एक रिट्रीटिंग मानसून होता है। ये रिट्रीटिंग मानसून एक्चुअली होता क्या है? तो ये रिट्रीट का मतलब होता है वापस जाना, रिट्रीट। कभी हम किसी कोई मेहमान आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं तो हम उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन वो जब मेहमान जा रहे थे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिट्रीटिंग। तो ये एक ऑटम का सीजन होता है जहां पर आप देखेंगे, ऑटम अगर हिंदी में बोलूं तो पतझड़, जहां पर आपके जो लीव्स होते हैं वो टूट के गिरने लगते हैं। तो आप जैसे इसमें लिखा गया है कि जो रिट्रीटिंग मानसून होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में विंड्स मूव करते हैं, और उसकी वजह से तमिलनाडु, पर्टिकुलरली तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो कभी कभी तमिलनाडु वाले इलाकों में, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम वाले इलाकों में बाढ़ भी आई है। आपने पीछे जाके फैक्ट्स जरूर चेक कीजिए कि तमिलनाडु में अभी हाल फिलहाल में कुछ सालों में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी। तो वो चेक कीजिएगा वो किस डेट पे थी, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये रिट्रीटिंग मानसून कितने पावरफुल होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट जो होता है एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर फॉर ओवर ईयर्स, बहुत सालों का जो वेदर कंडीशन होता है उसको मेजर करके एक पर्टिकुलरली क्लाइमेट बताया जाता है कि इस एरिया का क्लाइमेट ऐसा है। और ये मानसून जो शब्द है ये अरबिक शब्द है, वो मानसून से आया है जिसका मतलब है सीजन। ये कुछ ज्यादा काम का नहीं है। और एक चीज जो मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेंज। ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है। एग्रीकल्चर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है। इसकी वजह से ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे इकोनॉमिक एज वेल एज हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये क्लाइमेट जो होता है वो किस किस वजह से एक क्लाइमेट हम डिफाइन कर सकते हैं, तो उसकी लोकेशन, उसका एल्टीट्यूड, उसका डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है, ये सारे हम इसको पैरामीटर्स कह लेते हैं। ये पैरामीटर्स की वजह से एक जगह की क्लाइमेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो जैसलमेर बीकानेर है वो डेजर्ट है राजस्थान का, वो वेरी हॉट क्लाइमेट में माना जाता है। जबकि द्रास और जो कारगिल और जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया है, जहां पर हमें बहुत सारे रिवर्स के आपको जो ग्लेशियर्स है वो भी मिलेंगे। आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो गंगा का रिवर है, जो गंगा रिवर है वो किस ग्लेशियर से निकलता है? और वैसे आप पता कीजिएगा वहां पर इन सारे एरिया में ही बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। फिर जैसे कोस्टल एरिया है, जो मुंबई है, कोलकाता है, मैंगलोर एरिया है, वो एक मॉडरेट टेम्परेचर में आता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर विंड्स चलती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा कोल्ड देखा जाता है। लेकिन कुछ रीजन्स बहुत ज्यादा ह्यूमिड एरिया भी होती है, जो ह्यूमिड वहां पर उनके जो विंड है, जो उनके जो हवा है, उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी पाई जाती है। तो वो मौसिनराम मेघालय में है, जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है, वो मौसिनराम मेघालय में। ये आपको क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। तो ये नेचुरल वेजिटेशन ये होते कैसे हैं, ये हम कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये नेचुरल वेजिटेशन किस कैटेगरी में फॉलो होते हैं? तो जैसे आप देखिए कि जो ग्राउंड लेयर होता है, ग्राउंड लेयर एक रेफरेंस लेके चलते हैं। जो श्रब्स हम जिसे कहते हैं, जो छोटी मोटी झाड़ियां जिसे हिंदी में कहते हैं, वो 1.5 लीटर्स के हाइट तक वो छोटी मोटी झाड़ियां होती है, तो उसे हम श्रब्स कहते हैं। फिर ये जो 5 मीटर्स के टॉल होते हैं, उसे हम यंग ट्रीज कहते हैं, जो अभी अभी प्लांट से ट्रीज बन रहे हैं। फिर उसके बाद जो 20 मीटर्स होते हैं, 40 मीटर्स होते हैं, उसको हम कैनोपी कहते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़े ट्रीज एक्चुअली बन चुके होते हैं। जो अब आपको मैं एक बहुत अच्छा फेनोमेना इसमें बताऊंगा इस टॉपिक के बाद। फिर एक जो मैक्सिमम हाइट होता है एक ट्री का, वो 60 मीटर्स हम माना जाता है, जो इमरजेंट लेयर जिसे हम कहते हैं। तो क्या होता है कि आपको मैं जो आपको फेनोमेना बताने वाला था, तो क्या होता है जब ये ट्रीज बहुत ज्यादा जब बड़े हो जाते हैं, तो इसकी वजह से कैनोपी डेवलप हो जाती है। कैनोपी का मतलब क्या होता है कि जी ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है। इस ट्री की वजह से यहाँ पर जो नीचे श्रब्स वाले एरिया है, जो श्रब्स के लेयर है, वहां तक प्रॉपरली सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो काफी ज्यादा घने जंगल हो जाते हैं, लेकिन श्रब्स इतने ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर जो लाइट है वो पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाती है।
तो ये देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला गया है इसको, जहाँ पर कि ये फॉरेस्ट ये एक ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, जहाँ पर रेनी वेदर, रेनी क्लाइमेट हम महसूस करते हैं। ये पूरे पैराग्राफ में यही चीज है जो मैंने आपको इधर बताया। तो हम इसके आगे जाते हैं कि हमारे लिए फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों है। क्या अगर हम फॉरेस्ट पूरा हटा दें तो उसकी वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या हम पूरे फॉरेस्ट को हटा के हम नए मॉल्स, नए मल्टीप्लेक्स ये बना सकते हैं? लेकिन नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जीवन का आधार है, जो जीवन का जो हमारा फंडामेंटल है, वो भी हमारे फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है। देखिए फॉरेस्ट हमें क्या करता है, सबसे पहली सबसे बेसिक चीज हमें क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, और जो ऑक्सीजन है वो हमें ब्रीथ करने के लिए प्रोवाइड करता है। अब आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आप क्या मॉल, क्या मल्टीप्लेक्स का करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद क्या है कि जो फॉरेस्ट है उसकी जो प्लांट्स होती है ना, फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है, जो ये मैंने आपको बताया, इसके इसके जो सॉइल के अंदर रूट्स होती है ना, उसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है वो बहुत कम होता है। अब मैं आपको एक फेनोमेना बताता हूँ कि ये जो जो फर्टाइल एरिया आपका बना यूपी और बिहार में, ये बना कैसे? तो ये एक सॉइल इरोजन का आप फेनोमेना कह सकते हैं। जब गंगा रिवर जो अपने ग्लेशियर से चलती है तो अपने साथ में बहुत सारा मड लेके आती है। इसका जो करंट इतना ज्यादा होता है कि इसकी वजह से मड आते हैं, फिर वो अक्यूमुलेट होके वो यूपी बिहार का बेल्ट बना, जहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर हम देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये गंगा का जो फ्लो है वो यूपी बिहार तक आते आते स्लो नहीं होता है, वो उतनी ही तेजी से फैलता रहता, उतनी तेजी से चलता रहता, तो क्या होता कि जो ये सॉइल यहाँ पर है वो उसको भी इरोड करके, उसको भी अपने साथ ले जाके कहीं और डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लैंड मास में हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये एरिया कुछ प्लांट से भरे होंगे तो उसके जो सॉइल्स होते हैं उसको बाइंड करके रखते हैं उस एरिया को, उस एरिया के सॉइल को, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन है वो बहुत कम हो जाता है। और जो दूसरी बात है कि फॉरेस्ट जो हमें बहुत बेसिक चीज देता है, हमारी चीजों जैसे टिम्बर देता है हमारे फर्नीचर के लिए, जो फ्यूल वुड होते हैं, जो फॉडर होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स है, हनी है, गम है, ये सारी चीजें मिलेंगी कहाँ से? फिर ये फैक्ट्री में उत्पादन करना पड़ेगा, फैक्ट्री प्रोडक्शन करना पड़ेगा, बाकी और सारे कोई ऑप्शन बचते ही नहीं है इसको रिप्लेस करने के लिए। तो यही है। अब बताइए कि हम जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेती है कि हम अपने फॉरेस्ट को जितना ज्यादा से ज्यादा बचा सके, जितना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि जो सस्टेन कि हम अपनी जरूरतों को महसूस करके, जो अपनी जरूरतों को पहचान के हम उतने ही यूज करें, उतना ही एक्सप्लॉइट करें हम अपने अर्थ को, जितना हम अब अपनी जरूरतें पूरी कर सके। हम जो आने वाली जो जनरेशन है उसको एक अच्छा, एक बेहतर अर्थ दे, ताकि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में जी सके। तो वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी चीजें लेके आती है। तो वैसे ही एक वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसकी वजह से एक इनिशिएटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अर्थ को ग्रीन रखने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। अब आपके ऊपर है कि आपको कितने अच्छे से इसे समझना है, कितने अच्छे से सोचना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सॉइल बाइंडिंग के काम आती है, रबर देता है, टिम्बर देता है, नेचुरल हैबिटेट, जो हमारे जो गाय होते हैं, हमारे जो सारे पशु पक्षी है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, उसका जो खाना है वो खाना ये फॉरेस्ट के अंदर ही है। अगर हम इसे फॉरेस्ट को उजाड़ेंगे, फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये लोग जाएंगे कहाँ पर? तो इसकी वजह, ये भी एक वजह जिसे हमें सोचना चाहिए। फिर गम है, फ्रूट्स है, हनी है, ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन सबसे मेन चीज है, मेडिसिन, शेल्टर, फूड, फॉडर, फ्यूल, स्पोर्ट्स, फर्नीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन नटशेल के हमारे लिए फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको जो बता रहा था कि वाइल्ड लाइफ के बारे में, कि ये वाइल्ड लाइफ अगर अगर हम फॉरेस्ट हटा दें तो वाइल्ड लाइफ जाएंगे क्या? तो यही आपको बताया गया कि फॉरेस्ट जो है वो होम है वाइल्ड लाइफ के, उनका जो वो घर है। अगर वो घर को उजाड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे घर पे कब्जा करेंगे, वो अपने हमारे घर पे को एक्वायर कर लेंगे। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा सजग रहना चाहिए, बहुत ज्यादा हमें
रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए जब हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसकी वजह से दूसरों को परेशानी हो सकती है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा स्पीसीज है, बहुत नंबर ऑफ स्पीसीज है, जैसे रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, मैमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है एंड वॉर्म्स है। ये बहुत सारी स्पीसीज जो फॉरेस्ट है, और एक्चुअली मैं बताऊं तो हम भी एक स्पीसीज है, एक एक मैमल की स्पीसीज है जो फॉरेस्ट में रहती थी, बट हमने अपने ब्रेन एफिशिएंसी से हमने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को सिविलाइज किया, अपने आप को हमने ऐसा कल्टीवेट किया कि हम आज इस बेहतर स्थिति में रह पा रहे हैं। अगर अदरवाइज हम आज भी एक मैमल के अंदर ही गिने जाते हैं। तो अब देखिए, जो हमारा नेशनल टाइगर है, जो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, वो भी फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट रहता है। वो उसका होम जो है वो गिर फॉरेस्ट है। एशियाटिक लायंस का जो एलिफेंट है, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस है, वो आसाम के जंगलों में रोम करते हैं, बहुत देखा जाता है। अब जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जाएंगे तो आपको ये सब देखने को बहुत मिलेगा, तो आपको बहुत करीब से ये सारी चीजें दिखाते हैं। जो एलिफेंट्स है, केरला कर्नाटक में बहुत ज्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं, कैमल, वाइल्ड एसेस, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर्स, ये सारे हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें उनका घर है, उनके एक लिविंग का जरिया, एक लिविंग का जगह है। इसे हमें नहीं लेना चाहिए। वैसे ही हमारा पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड होता है। फिर बहुत सारे बर्ड्स जो है हमारे पास, पैरट्स, पिजन, म्याना, गीज, बुलबुल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक चीज आपने और देखा होगा कि जो बनारस है, जो बनारस का जो घाट्स है, इसके घाट्स में ना एक अलग टाइप का, एक वाइट टाइप का जो बर्ड आता है, वो साल में बस एक बार आते हैं, वो भी ठंड के समय पे। इसे हम साइबेरियन बर्ड्स कहते हैं। वो साइबेरिया से फ्लाई करते हुए बनारस आते हैं, और हर साल ये रिपीट होता है। इसका कारण क्या है, ये आप जरूर जरूर गूगल कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग इसका रीजन है। आपको देख के बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा एक नॉलेज गेन करने को मिलेगा। तो आगे के पैराग्राफ में वही बताया गया कि हमारे अगर फॉरेस्ट को हम कम करते हैं, हंट ज्यादा करते हैं, तो ये सारी चीजें जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज्यादा रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जो है एक थ्योरी, एक साइकिल बनी हुई है, एक जो साइकिल बनी है, वो साइकिल का जो फ्लो है वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से जो डोमिनेंस हो जाएगा वो एक गलत चीज होगा अर्थ के लिए। और ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स लेती है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है। जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाते हैं कि इन्हें कुछ तरीके से हम इसे कम कर सके, इन जो हमारा जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस उसकी वजह से कम कर सके। तो जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, और ये सारी चीज, ये सारी एनिमल्स पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जा चुके हैं। हम अब इन सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में देख सकते हैं कि ये सारी चीजें वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोटेशन पे ये सारे आर्टिकल्स बनाए गए हैं। ये सारे आर्टिकल्स आए कि टाइगर की क्राइसिस होने वाली है। अगर हम अपने आने वाली जनरेशन को नहीं बता पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे कि टाइगर होते कैसे, तो सोचिए कितनी कितनी शर्म की बात होगी हमारे लिए। जो मैंने आपको बताया कि माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो ये आते हैं, तो ये करीबन करीबन 8,000 किलोमीटर ट्रैवल कर जाते हैं यहाँ तक आने के लिए। तो इन सारी पूरे चैप्टर में यही था। ये क्लास 6 का सबसे लास्ट चैप्टर था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये मेरे लेक्चर कुछ आपको जरूर आपको कुछ हेल्प कर रहे होंगे। मैं इसके बाद एक नया एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं ये क्लास 6 के सारे पूरे ज्योग्राफी के एक एक्यूमुलेटेड क्वेश्चन का एक बैंक बनाने वाला हूँ, जो आपको हेल्प करेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में, कि क्लास 6 से आपको क्या पोटेंशियल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट कीजिए। हम ये हमें प्रमोट करती है कि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए ला सके। थैंक यू सो मच।